यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। ललित सिंह मंत्री को असाधारण रूप से धक्का लगा। धर्मराज दंड की तुलना में उन्हें मृत्युलोक सम्राट के प्रकट होने से कहीं अधिक झटका लगा था। मृत्युलोक सम्राट प्रागैतिहासिक युग के दौरान कुछ दसियों हजार साल पहले केवल एक बार प्रकट हुए थे और दुनिया में अब तक केवल कुल 3 ही दिखाई दिए थे। मृत्युलोक सम्राट क्या थे? किंवदंती के अनुसार मृत्युलोक सम्राट दुनिया के दूत थे और स्वर्ग और पृथ्वी की ओर से दुनिया का प्रबंधन करते थे। यह किंवदंती तथ्यों पर आधारित थी क्योंकि प्रत्येक मृत्युलोक सम्राट ने पूरे महाद्वीप को एकजुट किया था। एक बार मृत्युलोक सम्राट की तलवार दिखाई देने पर सभी क्षेत्र अधीन हो जाएंगे। मृत्युलोक सम्राट की उपस्थिति इस बात का प्रतिनिधित्व करती थी कि महाद्वीप एकजुट होने वाला है। क्योंकि मृत्युलोक सम्राट की तलवार के सामने विभिन्न क्षेत्रों के सील और अवरोध अस्तित्वहीन हो जाते थे। सरल शब्दों में, उस क्षण से विभिन्न क्षेत्रों के सभी निवासी एक दूसरे के बीच स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकते थे और वे क्षेत्रों के बीच की बाधाओं से प्रतिबंधित नहीं होंगे। अब तुम्हें पता चला कि आदित्य विद्यालय और उन अन्य संप्रदायों ने मेरे सर्वोच्च हन साम्राज्य का पक्ष क्यों लिया है, सिचु ने ठंडे स्वर में कहा। मृत्युलोक सम्राट जानते हैं कि आपका महाचिन साम्राज्य इतनी आसानी से अधीन नहीं होगा, इसलिए उन्होंने हमें आपके साम्राज्य को एक छोटा सा सबक सिखाने का आदेश दिया है। आप दोनों में काफी अच्छी ताकत है, सैनिकों का नेतृत्व करने में कुशल हैं और साम्राज्य के प्रबंधन में सक्षम हैं। यदि आप दोनों मृत्युलोक सम्राट की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तो आप न केवल मृत्यु से बच सकते हैं, बल्कि मृत्युलोक सम्राट आपको महत्वपूर्ण पदों पर भी रखेंगे। क्या मजाक है? बलीश ठंडी हंसी हंसा और अपनी कृपाण सिचु की ओर तानते हुए बोला, तुम चाहते हो कि हम आत्मसमर्पण कर दें और अपने सम्राट के साथ विश्वासघात करें? कितना हास्यास्पद है। मुझे बलीश को अनुभव करने दो कि मध्य क्षेत्र के राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञ वास्तव में कितने दुर्जय हैं। बोलने के साथ ही उसने अपनी कृपाण घुमाई और फिर 100 मीटर चौड़ी और 300 मीटर लंबी रक्तलाल चमक ने अंतरिक्ष को चीर दिया और सिचु की ओर प्रहार किया। तुम मौत को दावत दे रहे हो। सिचु ने अपनी हथेली लहराई, जिससे एक विशाल आकृति प्रकट हुई और तुरंत बलीश की उस रक्तलाल चमक को नष्ट कर दिया। ठीक इसी समय ललित सिंह के हाथ में मौजूद धर्मराज दंड की नोक से एक विशाल दूधिया सफेद चमक निकली और तुरंत सिचु के पास पहुंच गई। सिचु के चेहरे के हाव भाव थोड़े बदल गए। उसने तेजी से अपने दाहिने पैर से अंतरिक्ष को कुचला, जिससे अंतरिक्ष तुरंत गूंज उठा और टुकड़ों में बिखर गया, जबकि उसकी आकृति अंतरिक्ष की उस दरार के बीच से गायब हो गई। तुम वास्तव में मृत्यु को बुला रहे हो। एक बार जब मृत्युलोक सम्राट दक्षिणी क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करेंगे, तो तुम सब निश्चित रूप से मारे जाओगे। सिचु की आवाज दूर से गूंजी। सिचु को जाते देख बलीश और ललित सिंह के चेहरे अत्यंत गंभीर हो गए। यदि सर्वोच्च हन साम्राज्य इसमें शामिल हो गया है, तो हमारा महाचिन साम्राज्य वास्तव में खतरे में है। तभी उनके सामने का अंतरिक्ष अचानक फट गया और फिर ड्रैगन की कढ़ाई वाला लबादा पहने एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति दरार से बाहर निकला। यह ठीक संस्थापक सम्राट थे। संस्थापक सम्राट को देखकर बलीश और ललित सिंह अंततः समझ गए कि सिचु अभी क्यों भाग गया था। सम्राट बलीश और ललित सिंह ने झुककर अभिवादन किया। संस्थापक सम्राट ने हाथ हिलाया और कहा, दुर्भाग्य से मैं एक कदम देर से आया, अन्यथा मैंने निश्चित रूप से उस व्यक्ति को मार दिया होता। बोलने के बाद संस्थापक सम्राट ने गहराई से विचार किया और जारी रखा, पूरी सेना को उस दीवार के पीछे स्थित ओलंपिया सिटी में वापस ले जाओ और ओलंपिया सिटी को एक चौकी के रूप में उपयोग करो। उसके बाद कॉइलिंग ड्रैगन संरचना अपनाओ और वहां रक्षात्मक मुद्रा में खड़े हो जाओ।
बलीश ने संस्थापक सम्राट को नमन किया और तैयारी के लिए मुड़कर चले गए। ललित सिंह ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और कहा, दीवार के बाहर के शहरों के लोगों का क्या? उन्हें छोड़ दो, संस्थापक सम्राट ने निर्णायक रूप से कहा। मेरे साम्राज्य के पास पर्याप्त सैन्य शक्ति नहीं है, इसलिए यह सभी शहरों की देखभाल करने में पूरी तरह असमर्थ है। जब तक ओलंपिया सिटी सुरक्षित है, तब तक उस तथाकथित मृत्युलोक सम्राट की सेना मेरे साम्राज्य के केंद्र में प्रवेश करने और घातक नुकसान पहुंचाने में असमर्थ होगी। जहां तक दीवार के बाहर के शहरों की बात है, संस्थापक सम्राट ने गहराई से सोचा और फिर कहा, आदेश जारी करें कि सभी साधक इन शहरों से ओलंपिया सिटी की ओर पीछे हट जाएं। और आम जनता का क्या? उनका भाग्य स्वर्ग के भरोसे है। ललित सिंह ने मन ही मन एक हल्की आह भरी, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोले, क्योंकि यदि वे इस तरह से कार्य नहीं करते तो महाचिन साम्राज्य के और भी अधिक निवासी मारे जाते। देखते ही देखते साम्राज्य की सभी सेनाएं ओलंपिया सिटी में पीछे हट गईं और वे आक्रामक स्थिति से रक्षात्मक स्थिति में आ गए थे। उसी समय आरव पुष्प महल में कमल शिखर की तलहटी में पहुंच गया था। सरिता ने मरने से पहले उसे बदला न लेने के लिए कहा था, लेकिन वह अपनी मां का बदला कैसे नहीं लेता? आरव जानता था कि उसका कार्य बहुत ही आवेगी और नासमझी भरा था और वह पुष्प महल में आकर वास्तव में मृत्यु को बुला रहा था। हालांकि उसने फिर भी ऐसा ही किया। सरिता की मृत्यु ने आरव के हृदय में संघार को चरम पर पहुंचा दिया था और यदि वह हत्या नहीं करता तो वह पागल हो जाता। पुष्प महल तक पहुंचने के लिए पुष्प महल की 12 चोटियों से गुजरना पड़ता था और ये 12 चोटियां एक अवरोध थीं जो पुष्प महल के सामने खड़ी थीं और पुष्प महल के 12 आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों द्वारा प्रबंधित की जाती थीं। इन 12 चोटियों को पार करके ही पुष्प महल के मुख्य हॉल तक पहुंचा जा सकता था। कमल शिखर की तलहटी में आरव ने अपने बाएं हाथ में प्राचीन म्यान पकड़ी हुई थी, जबकि दाहिनी हथेली में शून्य फ्लैश था और उसकी पीठ पर 9th नर्क तलवार पंख थे। माँ, स्वर्ग से मुझे देखो और देखो कि मैं तुम्हारा बदला कैसे लेता हूँ। आरव ने एक गहरी सांस ली और पहाड़ की सीढ़ियों पर कदम रखा। जैसे ही उसने ऐसा किया, पुष्प महल के 2 आत्मिक स्तर के विशेषज्ञ कमल शिखर से नीचे की ओर झपटे। तुम कौन हो? यह पुष्प महल है। अंधिकृत लोग। आरव ने शून्य फ्लैश घुमाया और उस महिला शिष्या की आवाज अचानक रुक गई, क्योंकि तलवार की धार उसकी गर्दन से होकर गुजरी थी और फिर उसका सिर हवा में उड़ गया। तुम कौन हो? दूसरी शिष्या चकित रह गई। हालांकि प्रकाश की एक और किरण चमकी और उसका सिर भी हवा में उड़ गया। पुष्प महल के इन आत्मिक स्तर के विशेषज्ञों को तुरंत खत्म करने के बाद आरव से निकलने वाला संघार और भी सघन हो गया। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। इसी समय रक्तसंहार मणि उसके भीतर से उड़कर बाहर निकली और वह घूमने लगी, क्योंकि उन 2 महिलाओं का खून और आक्रोश तुरंत उसके द्वारा सोख लिया गया था। आरव ने उदासीन भाव से रक्तसंहार मणि की ओर देखा और फिर उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। चूंकि उसके पास सूक्ष्म भंवर, तलवार की आत्मा और सफेद ड्रैगन थे, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि रक्तसंहार मणि कितनी मजबूत हो जाती है, क्योंकि अंततः इसका लाभ उसे ही मिलना था। आरव की आकृति कमल शिखर की चोटी की ओर बढ़ी, फिर भी वह 300 मीटर ऊपर ही उड़ा था कि पुष्प महल के 100 से अधिक शिष्य पहाड़ की चोटी से नीचे की ओर उमड़ पड़े। उनमें 10 से अधिक आत्मिक स्तर के विशेषज्ञ थे, लेकिन अधिकांश शीर्ष राजा स्तर के विशेषज्ञ थे। तुम कौन हो? तुम मेरे पुष्प महल में हंगामा करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? नेतृत्व करने वाली महिला ने आरव की ओर उंगली उठाते हुए गुस्से में चिल्लाया।
उसे जो उत्तर मिला वह तलवार से निकली प्रकाश की एक किरण थी और वह तुरंत गायब होने से पहले नेतृत्व करने वाली महिला को खत्म कर चुकी थी। उसके बगल वाले अन्य लोग चकित थे और वे हमला करने ही वाले थे कि 8वें स्तर की तलवार इंटेंट का एक अत्यंत खूनी और डरावना हिस्सा अचानक पहाड़ की तरह उन पर गिर पड़ा। उनके शरीर के भीतर गूढ़ ऊर्जा का संचार एक पल के लिए रुक गया, जबकि उनके शरीर लगभग कमजोरी से जमीन पर गिर पड़े। आरव ने फिर से शून्य फ्लैश घुमाया और फिर एक किरण चमकी जिससे उसके सामने के दर्जनों शिष्य तुरंत समाप्त हो गए। अपनी तलवार के एक और वार के साथ शेष शिष्यों को प्रतिरोध करने का मौका भी नहीं मिला और वे कमर से कट गए। उसने अपनी तलवार के एक झटके से 10 से अधिक आत्मिक स्तर के विशेषज्ञों और लगभग 100 राजा स्तर के साधकों को मार दिया था। कुछ लोगों के अलावा पूरे महाद्वीप में आत्मोन्नति स्तर के नीचे कोई भी उसकी 8वें स्तर की संहार तलवार इंटेंट और शून्य फ्लैश के संयोजन का विरोध नहीं कर सकता था। आरव ने एक उत्कृष्ट ग्रेड ऊर्जा पत्थर निकाला और उसे ऊर्जा सोखने के लिए अपनी जेब में रखा और फिर 9th नर्क तलवार पंखों को फड़फड़ाया और प्रकाश की एक किरण में बदलकर आकाश में उड़ गया। जैसे ही वह पहाड़ की चोटी पर कदम रखने वाला था, तलवार की एक ऊर्जा क्षैतिज रूप से कटती हुई आई। यह एक आत्मोन्नति स्तर का विशेषज्ञ था। आरव ठंडी हंसी हंसा जैसे ही प्राचीन म्यान हल्की सी हिली और फिर तलवार की ऊर्जा को तुरंत प्राचीन म्यान द्वारा सोख लिया गया। उसी समय आरव ने पहाड़ की चोटी पर कदम रखा। एक मध्यम आयु वर्ग की महिला 30 मीटर से अधिक दूर से उसे ठंडी नजरों से देख रही थी और उसके हाथ में एक तलवार थी। उसके चारों ओर कुछ दर्जन आत्मिक स्तर के विशेषज्ञ, कुछ 100 राजा स्तर और पहले दिव्य स्तर के साधक थे। उस मध्यम आयु वर्ग की महिला का नाम वंशिका था और वह कमल शिखर की शिखर स्वामिनी थी। इसके अलावा वह तीसरे रैंक की आत्मोन्नति स्तर की विशेषज्ञ थी। वंशिका ने आरव के हाथ में मौजूद प्राचीन म्यान पर नजर डाली और फिर उसकी पलकें झपकने लगीं जबकि उसके चेहरे के हाव भाव गंभीर हो गए। उसने कहा, तलवार सम्राट की प्राचीन म्यान, तुम आरव हो। तुम जैसे ही वह बोली, उसके चेहरे के हाव भाव थोड़े बदल गए क्योंकि उसने महसूस किया कि तलवार इंटेंट का एक हिस्सा एक विशाल पर्वत की तरह उस पर और दूसरों पर दबाव डाल रहा था। बगल में मौजूद कुछ पहले दिव्य स्तर के साधक इस तलवार इंटेंट के दबाव से सीधे जमीन पर गिर गए, जबकि कुछ राजा स्तर के साधकों ने लड़ने का सारा इरादा खो दिया और उनके भीतर केवल आतंक था। इसके अलावा कुछ आत्मिक स्तर के विशेषज्ञों की भौहें कसकर खींच गईं, उनके चेहरे पीले पड़ गए और उनकी सांसें तेज थीं। जब इस तलवार इंटेंट का दबाव उस पर पड़ा, तो वंशिका की गूढ़ ऊर्जा के धीमे होने के लक्षण दिखने लगे, जबकि उसके मन में यह भावना पैदा हुई कि उसका विरोध करना असंभव है। यह कम से कम 8वें स्तर की तलवार इंटेंट है। वे सभी चकित थे। आरव ने अपने मन में एक आदेश जारी किया जिसके बाद सूक्ष्म भंवर के भीतर से 200 तलवारें आकाश में उड़ गईं। इन 200 तलवारों को तुरंत उसकी संहार तलवार इंटेंट द्वारा बढ़ाया गया और वे रक्तलाल प्रकाश की 200 किरणों में बदल गईं जो पुष्प महल के शिष्यों की ओर हिंसक रूप से बढ़ी। 8वें स्तर की संहार तलवार इंटेंट द्वारा बढ़ाए जाने के बाद यह तलवार संरचना कितनी भयानक थी। बस एक पल में वंशिका को पता चल गया कि उसके बगल में खड़े इन शिष्यों के लिए इस तलवार संरचना का विरोध करना बिल्कुल असंभव था। जब उसने उनकी मदद करने का इरादा किया तो आरव उसके सामने आ गया था और फिर उसकी तलवार बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ी। जब वंशिका ने यह देखा तो उसके चेहरे के हाव भाव थोड़े बदल गए और फिर वह अचानक चिल्लाई, स्थानिक पिंजरा। उसके बोलते ही आरव की तलवार अचानक रुक गई और हवा में जम गई। यह देखकर उसके मन में खुशी की एक लहर दौड़ गई। हालांकि वह तलवार जिसे हवा में जम जाना चाहिए था,
अचानक एक जहरीले सांप की तरह उसकी गर्दन की ओर बढ़ी। वंशिका इस विकास से चकित थी। इसकी तलवार वास्तव में मेरे स्थानिक पिंजरे से मुक्त होकर संघर्ष कर सकती है। यह हैरान होने का समय नहीं था। वंशिका ने आरव की उस तलवार के खिलाफ आमने सामने जाने की हिम्मत नहीं की जिसे 8वें स्तर की संघार तलवार इंटेंट द्वारा बढ़ाया गया था, और वह बस बचने ही वाली थी कि उसने आरव को हल्के से चिल्लाते हुए सुना, तलवार क्षेत्र। जैसे ही वह बोला, तलवार क्षेत्र ने तुरंत वंशिका को घेर लिया, और फिर उसकी आकृति जो बस भागने ही वाली थी, धीमी हो गई। दूसरी ओर आरव के हाथ की तलवार की गति तुरंत कम से कम 10 गुना बढ़ गई, और फिर वंशिका की आंखों के फटने से पहले प्रकाश की एक किरण चमकी। तलवार क्षेत्र। वंशिका ने अविश्वास के साथ उसकी ओर देखा, और वह बस ये 2 शब्द ही बोल पाई थी कि उसकी गर्दन से धीरे धीरे खून बहने लगा। हवा का एक झोंका आया, और उसने तुरंत उसके सिर को उसकी गर्दन से गिरा दिया, जिससे ताजा खून फव्वारे की तरह निकलने लगा। वंशिका को गर्दन पर एक ही वार से खत्म करने के बाद आरव ने एक और ऊर्जा पत्थर निकाला और अपनी तलवार संरचना का विरोध कर रहे पुष्प महल के शिष्यों को देखने से पहले ऊर्जा को सोखना शुरू कर दिया। उसने अपने दाहिने पैर से जमीन को हल्के से कुचला, और फिर वह सीधे मौके से गायब हो गया, जबकि 9th नर्क तलवार पंखों के प्रणोदन पर भरोसा करते हुए उन शिष्यों के बीच पहुंच गया। प्रकाश की किरणें चमकीं क्योंकि अनगिनत तीखी चीखें लगातार गूंजती रहीं, और पुष्प महल के सभी शिष्य यहाँ 3 सांसों से भी कम समय में समाप्त हो गए थे। रक्तसंहार मणि को ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई अमूल्य खजाना मिल गया हो, और वह आरव के सामने तेजी से घूमने लगी, जबकि पुष्प महल के उन शिष्यों का खून और आक्रोश तुरंत उसके द्वारा सोख लिया गया। आरव, तुम्हारी इतनी हिमाकत! तुम मेरे पुष्प महल पर हमला करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? आरव के ऊपर आकाश में गड़गड़ाहट की तरह एक गुस्से भरी दहाड़ गूंजी, और फिर एक भव्य फूल की पंखुड़ी अंतरिक्ष को चीरती हुई आरव की ओर बढ़ी। यह एक राजसिंहासन स्तर का विशेषज्ञ था। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। वह पंखुड़ी 2 उंगलियों के बीच फंसी थी, और वे उंगलियां आरव की नहीं बल्कि बिस्ट सम्राट की थीं। अपनी उंगलियों में फंसी उस पंखुड़ी को देखते हुए बिस्ट सम्राट ने थोड़ा बल लगाया, और वह तुरंत पाउडर के ढेर में बदल गई। पुष्प महल की एक राजसिंहासन स्तर की विशेषज्ञ ने वास्तव में एक आत्मिक स्तर के साधक पर हमला किया। क्या यह थोड़ा शर्मनाक नहीं है? बिस्ट सम्राट उदासीनता से बोला, और उसने शून्य में एक स्थान की ओर देखा। अंतरिक्ष में हलचल की एक लहर उठी, और फिर ल्यूना, न्यान्सी और कुसुमेश्वरी यहाँ कमल शिखर की चोटी पर प्रकट हुईं। बिस्ट सम्राट, क्या आप वास्तव में उसके लिए मेरे पुष्प महल के दुश्मन बनने का इरादा रखते हैं? कुसुमेश्वरी धीमी आवाज में बोली। बिस्ट सम्राट हल्के से हंसा और बोला, मुझे खेद है। मैं बस उसके साथ हुए अपने सौदे के अनुसार काम कर रहा हूँ। कुसुमेश्वरी का चेहरा उतर गया, जबकि ल्यूना ने ठंडी हंसी के साथ कहा, बिस्ट सम्राट, आपका अपना डार्क बिस्ट साम्राज्य भी जल्द ही खतरे में पड़ने वाला है, फिर भी आपके पास दूसरों के पक्ष में खड़े होने का समय है। कितनी हास्यास्पद बात है। इसके अलावा क्या आपको सच में लगता है कि आप आज उसे बचा पाएंगे? बिस्ट सम्राट बेहद शक्तिशाली था, लेकिन चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, क्या वह उन तीनों का मुकाबला कर सकता था? अगर आप हमें भी इसमें शामिल कर लें तो। ठीक इसी क्षण स्थापना सम्राट ललित सिंह और बलीश अचानक वहां प्रकट हुए। स्थापना सम्राट के समूह को देखकर कुसुमेश्वरी और अन्य लोगों के चेहरों के भाव उदास हो गए। जाहिर है उन्हें उम्मीद नहीं थी कि महाचिन साम्राज्य का स्थापना सम्राट वास्तव में आरव की मदद करेगा। आरव को उनके आगमन पर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसने ही स्थापना सम्राट से यहाँ आने का अनुरोध किया था।
महाचिन साम्राज्य अभी सभी मोर्चों पर दुश्मनों का सामना कर रहा था और वह एक शक्तिशाली दुश्मन सर्वोच्च हन साम्राज्य का भी सामना कर रहा था। इसलिए जब आरव ने महाचिन साम्राज्य और डार्क बिस्ट साम्राज्य को गठबंधन बनाने की अनुमति देने का उल्लेख किया था, तो स्थापना सम्राट ने व्यावहारिक रूप से सहमत होने में संकोच नहीं किया था। स्थापना सम्राट की राय में यह इस बात पर ध्यान देने का समय नहीं था कि उसके सहयोगी उसी की जाति के हैं या नहीं और क्या उनके अन्य दुर्भावनापूर्ण इरादे हैं, क्योंकि अगर महाचिन साम्राज्य ही चला गया तो सब कुछ अर्थहीन हो जाएगा। हाँ, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि महाचिन साम्राज्य का स्थापना सम्राट वास्तव में डार्क बिस्ट साम्राज्य के बिस्ट सम्राट के साथ गठबंधन करेगा, कुसुमेश्वरी उदास चेहरे के साथ बोली। हालांकि क्या आप दोनों को लगता है कि सिर्फ आप दोनों ही मेरे पुष्प महल को नष्ट करने में सक्षम होंगे? भाई सिचू, क्या आप अभी भी सामने नहीं आएंगे? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सिचू भी यहाँ प्रकट हो गया। सिचू के आगमन के साथ ही दोनों पक्षों में राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञों की संख्या बराबर हो गई थी। कुसुमेश्वरी की आंखें थोड़ी संकुचित हुईं। भले ही उनकी संख्या बराबर थी, लेकिन वह जानती थी कि उसका पक्ष कमजोर है, क्योंकि स्थापना सम्राट और बिस्ट सम्राट दोनों ही राजसिंहासन स्तर के 5वें रैंक के विशेषज्ञ थे, जबकि वह स्वयं राजसिंहासन स्तर की 5वीं रैंक पर थी और सिचू तथा उसकी 2 कनिष्ठ बहनें केवल राजसिंहासन स्तर की 4थी और 3री रैंक पर थीं। काश यामिनी को तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज ने घायल न किया होता, अन्यथा। कुसुमेश्वरी ने धीरे से अपना सिर हिलाया। लेकिन आदित्य विद्यालय, भूत संप्रदाय, हिममहल और ब्राइटन मून संप्रदाय को मेरा संदेश तंत्र मिल जाना चाहिए था, तो उन्होंने अभी तक किसी विशेषज्ञ को क्यों नहीं भेजा? क्या आप आदित्य विद्यालय और अन्य विशेषज्ञों की प्रतीक्षा कर रहे हैं? इसी बीच स्थापना सम्राट ने अचानक कहा, यदि आप कर रहे हैं तो मैं आपको रुकने की सलाह देता हूं, क्योंकि मैंने और बिस्ट सम्राट ने उन्हें रोकने के लिए विशेषज्ञ भेज दिए हैं। यदि वे आपके पुष्प महल की सहायता करने का साहस करते हैं तो मेरे महाचिन साम्राज्य और डार्क बिस्ट साम्राज्य के विशेषज्ञ उनके संप्रदायों का संहार कर देंगे। इसलिए वे आपकी रक्षा के लिए नहीं आएंगे। जब उसने यहाँ तक कहा तो स्थापना सम्राट ने अचानक सिचू की ओर देखा और कहा, जहाँ तक आपके सर्वोच्च हन साम्राज्य के मृत्युलोक सम्राट की बात है, मेरा अनुमान है कि वह निश्चित रूप से अभी अपनी सेना को दक्षिणी क्षेत्र में लाने में असमर्थ है। भले ही मुझे इसके पीछे का कारण नहीं पता, लेकिन उसे अभी आने में असमर्थ होना चाहिए, है ना? सिचू का हृदय कांप उठा, क्योंकि वह जानता था कि स्थापना सम्राट सही था। मृत्युलोक सम्राट वास्तव में अभी के लिए दक्षिणी क्षेत्र में आने में असमर्थ था, क्योंकि मृत्युलोक सम्राट के प्रकट होने के साथ ही सर्वोच्च हन साम्राज्य के भीतर सत्ता के लिए विवाद और संघर्ष उत्पन्न हो गया था। मृत्युलोक सम्राट अभी सर्वोच्च हन साम्राज्य के भीतर आंतरिक संघर्ष से निपट रहा था और अपनी स्थिति और अधिकार को मजबूत कर रहा था। मृत्युलोक सम्राट ने उसे और अन्य लोगों को दक्षिणी क्षेत्र में केवल इसलिए भेजा था क्योंकि वह चिंतित था कि महाचिन साम्राज्य दक्षिणी क्षेत्र को एकजुट कर लेगा। आखिरकार तब उसके लिए दक्षिणी क्षेत्र को वश में करना बहुत कठिन हो जाता। हालांकि मृत्युलोक सम्राट अंततः आएगा, सिचू ने ठंडी आवाज में कहा। उस समय मुझे आशा है कि आप उतने ही शांत और उदासीन रह पाएंगे जितने आप अभी हैं। स्थापना सम्राट तिरस्कार के साथ हंसा और बोला, भले ही वह मृत्युलोक सम्राट हो और इस दुनिया द्वारा मान्यता प्राप्त शासक हो, लेकिन क्या हुआ? मेरे महाचिन साम्राज्य को किसका डर है? चलो अपनी सांसें बर्बाद न करें। चूंकि आपका सर्वोच्च हन साम्राज्य दक्षिणी क्षेत्र के मामलों में हस्तक्षेप करने का इरादा रखता है, तो हम बस लड़ेंगे। विजेता का फैसला स्वाभाविक रूप से भविष्य में होगा।
सिचु ने ठंडी हुंकार भरी और फिर वह चुप हो गया। स्थापना सम्राट ने आरव की ओर देखा और कहा, आज तुम कितनों को मारने में सक्षम हो, यह पूरी तरह से तुम्हारी अपनी क्षमता पर निर्भर करेगा। आत्मोन्नति स्तर से ऊपर का कोई भी विशेषज्ञ तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाएगा। हालांकि तुम्हें आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों से खुद निपटना होगा, क्योंकि जब हम उन्हें रोक रहे हैं वे भी हमें रोक रहे हैं। इसलिए तुम्हारा भाग्य पूरी तरह से तुम्हारी अपनी शक्ति पर निर्भर करता है। समझ गया, आरव ने सिर हिलाया और फिर उसने कुसुमेश्वरी और अन्य लोगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसकी आकृति पहाड़ के नीचे तेजी से बढ़ी। कुसुमेश्वरी और अन्य लोगों ने उसे नहीं रोका और न ही वे उसे रोकने में सक्षम थे, क्योंकि स्थापना सम्राट और अन्य लोगों ने उन पर अपनी दृष्टि टिका दी थी। इसलिए उनकी जरा सी भी असामान्य हरकत उन पर हमलों की बौछार कर देती। मुझे लगता है कि हम में से किसी को भी लड़ने की जरूरत नहीं है। इसी बीच बिस्ट सम्राट ने अचानक कहा, हमारे पास जो शक्तियां हैं उनके साथ विजेता का फैसला करने में कम से कम 10 से 15 दिन लगेंगे और जीवन मृत्यु का फैसला करने में कुछ महीने लग सकते हैं। हालांकि यह बहुत स्पष्ट है कि हमारे दोनों पक्षों का मौत तक लड़ने का कोई इरादा नहीं है। जब ऐसा है तो आपस में लड़ना पूरी तरह से अर्थहीन है। बिस्ट सम्राट, क्या आप आरव पर इतने आश्वस्त हैं? क्या आप इतने निश्चित हैं कि वह आत्मिक स्तर की साधना के साथ मेरे पुष्प महल के अनगिनत विशेषज्ञों के खिलाफ जाने में सक्षम होगा? कुसुमेश्वरी ठंडी आवाज में बोली। चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं। बिस्ट सम्राट मुस्कुराया और बोला, यदि वह मर जाता है तो हम तुरंत पीछे हट जाएंगे और जब तक वह जीवित है आप सभी शांति से अपनी जगह पर रहेंगे, ठीक है? मैं सहमत हूँ, सिचु ने कहा। मुझे विश्वास नहीं है कि वह बच्चा आत्मिक स्तर की साधना के साथ पूरे पुष्प महल के खिलाफ जाने में सक्षम होगा। कुसुमेश्वरी थोड़ी देर चुप रही और अंत में वह बिस्ट सम्राट के सुझाव पर सहमत हो गई। आखिरकार उसके पास कोई और विकल्प नहीं था, क्योंकि उसके इनकार से उनके बीच युद्ध छिड़ जाता और उनके बीच का युद्ध पूरी तरह से अर्थहीन था। हालांकि उसके दिल में थोड़ी बेचैनी थी, क्योंकि वह सोच रही थी कि स्थापना सम्राट और बिस्ट सम्राट आरव पर इतने आश्वस्त क्यों हैं। आखिरकार भले ही राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञ युद्ध में हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे, फिर भी पुष्प महल के पास कई आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ थे और कुछ 9वें रैंक के आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ भी थे। आरव के लिए साधना के एक स्तर को पार करना और तीसरी रैंक के आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ को खत्म करना पहले से ही बहुत अद्भुत था, लेकिन क्या वह 9वीं रैंक के आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ को मारने की हद तक जा सकता था? इसका उत्तर यह था कि यह असंभव था। यहाँ तक कि तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज भी अपने समय में इतने पराक्रमी नहीं थे। इसलिए आरव निश्चित रूप से मर जाएगा। दूसरा शिखर वेणु शिखर था, और जब आरव इसकी चोटी पर पहुंचा तो शिखर प्रमुख वंशिका पहले से ही युद्ध के लिए तैयार थी। हालांकि वंशिका बिल्कुल अकेली थी, क्योंकि आत्मोन्नति स्तर से नीचे के साधक आरव के लिए कोई खतरा नहीं थे। जहां तक आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों की बात है, पुष्प महल के पास वास्तव में कई आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ थे, लेकिन क्या एक आत्मिक स्तर के साधक को मारने के लिए कई आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों को संयुक्त रूप से हमला करने का आदेश देना आवश्यक था? पुष्प महल एक बड़ा संप्रदाय था, इसलिए वह इस तरह अपनी नाक कटवाना बर्दाश्त नहीं कर सकता था, खासकर जब दक्षिणी क्षेत्र की इतनी सारी शक्तियां देख रही हों। वंशिका आत्मोन्नति स्तर के चौथे रैंक की साधक थी और 12 शिखर प्रमुखों में उसकी ताकत तुलनात्मक रूप से कम थी। हालांकि पुष्प महल को लगा कि वह आरव को मारने के लिए पर्याप्त है।
क्या उन्हें दूसरी रैंक के आत्मिक स्तर के साधक को मारने के लिए 5वीं रैंक या उससे ऊपर के आत्मोन्नति स्तर के साधक का उपयोग करने की आवश्यकता थी? पुष्प महल की राय में यह पूरी तरह से अनावश्यक था और उन्हें लगा कि वे आरव को चौथे रैंक के आत्मोन्नति स्तर के साधक को भेजकर पहले से ही बहुत ऊंचा आंक रहे हैं। वंशिका ने आरव को कम नहीं आंका। भले ही प्रबुद्ध तलवार हृदय और 8वें स्तर के संघार तलवार इंटेंट वाला यह तलवार साधक केवल आत्मिक स्तर पर था, उसने उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की। विशेष रूप से आरव के पास जो संघार तलवार इंटेंट था उससे वह भी बेहद भयभीत थी। यदि आरव आत्मोन्नति स्तर पर होता तो उसे अपनी क्षमता पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। नहीं, यह इस हद तक होता कि उसमें उसका सामना करने का साहस भी नहीं होता। हालांकि आरव केवल आत्मिक स्तर पर था। उनकी साधना के अंतर ने उसे मारने की अपनी क्षमता पर विश्वास दिलाया। वंशिका ने अपनी सांसें बिल्कुल भी बर्बाद नहीं की और उसने आरव की दिशा में अपना हाथ बढ़ाया और चिल्लाई, स्थानिक पिंजरा। उसने अपनी सांसें बर्बाद नहीं की थीं क्योंकि यह पूरी तरह से अर्थहीन था और जैसे ही उसने हमला किया उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। वह स्थान जहां आरव खड़ा था जम गया। लेकिन अगले ही पल उसके भीतर से अचानक लाल रोशनी की एक धारा निकली और एक हल्की गूंज सुनाई दी। क्योंकि वंशिका का स्थानिक पिंजरा आरव के 8वें स्तर के संघार तलवार इंटेंट द्वारा नष्ट कर दिया गया था। वंशिका की पलकें झपकीं जब उसने यह दृश्य देखा और उसके दिल में सदमे की लहर उठी। भले ही वह जानती थी कि आरव की ताकत खराब नहीं थी, उसने कल्पना नहीं की थी कि वह वास्तव में इतनी आसानी से उसके स्थानिक पिंजरे को नष्ट करने में सक्षम होगा। आरव की शक्ति उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। आरव की पीठ पर लगे पंख तेजी से फड़फड़ाए और फिर वह अचानक मौके से गायब हो गया। वह तुरंत वंशिका के सामने पहुंचा और फिर प्रकाश की एक किरण चमकी और उसकी तलवार की चमक वंशिका के गले की ओर बढ़ी। वंशिका की आकृति चमकी, मौके से गायब हो गई और आरव के पीछे प्रकट हुई। आरव को इससे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ और उसकी तलवार की गति बिल्कुल भी कम नहीं हुई क्योंकि वह आगे बढ़ती रही। हालांकि फर्क सिर्फ इतना था कि तलवार की नोक शून्य में छेद कर गई थी जबकि वंशिका आतंकित थी, क्योंकि वह अभी आरव के पीछे प्रकट ही हुई थी और उसे हमला करने का मौका भी नहीं मिला था कि तलवार की नोक चौंकाने वाले तरीके से उसकी गर्दन के सामने दिखाई दी और उससे निकलने वाली ठंडी चमक ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। वह बस बचने ही वाली थी, तभी उसके चारों ओर अचानक अदृश्य ऊर्जा की एक धारा दिखाई दी और इसके कारण उसके आसपास का स्थान क्षण भर के लिए जम गया। देरी के इसी क्षण ने उस तलवार को उसकी गर्दन के पार जाने की अनुमति दे दी। यह क्षेत्र की ऊर्जा है। यह तलवार क्षेत्र है। कुसुमेश्वरी और अन्य लोगों के चेहरे के भाव बदल गए जब उन्होंने यह दृश्य देखा। अतीत में ऐसी अफवाहें थीं कि आरव के पास तलवार क्षेत्र है, लेकिन उन्होंने इस पर विश्वास नहीं किया था। आखिरकार आरव इतना युवा था तो वह संभवतः इसे कैसे प्राप्त कर सकता था। फिर भी अब उनके पास विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कुसुमेश्वरी और अन्य लोगों के चेहरे के भाव बेहद खराब थे क्योंकि आरव एक ऐसा तलवार साधक था जिसके पास तलवार क्षेत्र और 8वें स्तर का संघार तलवार इंटेंट था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसकी उम्र केवल 20 वर्ष के आसपास थी। यदि उसे बढ़ने दिया गया तो वह निश्चित रूप से तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज के बराबर का विशेषज्ञ बन जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ऐसा असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति पुष्प महल का कट्टर दुश्मन था। कुसुमेश्वरी वास्तव में पछतावे से भर गई थी। अगर मैंने उस समय सरिता को सजा नहीं दी होती और उसे वापस संप्रदाय में स्वीकार कर लिया होता तो यह पुष्प महल के पास एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति होने के बराबर होता।
भले ही संप्रदाय के नियम इसकी अनुमति नहीं देते थे, लेकिन उसका मानना था कि स्थापना पूर्वज निश्चित रूप से उसके फैसले का समर्थन करती यदि वे अभी जीवित होती। आखिरकार ऐसा अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति पुष्प महल के लिए एक अपवाद बनाने के योग्य था। दुर्भाग्य से न केवल उसने ऐसा अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति प्राप्त नहीं किया, बल्कि पुष्प महल ने उसे भविष्य के लिए एक कट्टर दुश्मन बना लिया था। सरिता को मौत की सजा देना वास्तव में एक गलत फैसला था। इस क्षण केवल कुसुमेश्वरी ही ऐसा नहीं सोच रही थी। यहाँ तक कि नियांसी और ल्यूना के दिलों में भी इसी तरह के विचार थे। दूसरी ओर सिचु के चेहरे पर एक गंभीर भाव था। भले ही वह अभी केवल आत्मिक स्तर पर है, लेकिन एक बार जब तलवार क्षेत्र को समझने वाला तलवार सम्राट परिपक्व हो जाता है, तो वह निश्चित रूप से एक अद्वितीय अस्तित्व बन जाएगा। यह पुष्प महल वास्तव में मूर्ख है। उन्होंने वास्तव में ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को पूरी तरह से अपमानित किया और उसके कट्टर दुश्मन बन गए। एक बार जब वे उसे नष्ट करने में विफल हो जाते हैं और उसे परिपक्व होने देते हैं, तो क्या वह एक पल में पुष्प महल का संहार करने में सक्षम नहीं होगा? सिचु ने कुसुमेश्वरी और अन्य लोगों की ओर देखा जबकि उसने अपना सिर हिलाया और खुद से कहा, वे वास्तव में जिद्दी बेवकूफों का एक झुंड हैं। दूसरी ओर स्थापना सम्राट और बिस्ट सम्राट पुष्प महल के दुर्भाग्य का आनंद लेते दिख रहे थे। उन्होंने ऐसे अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति को अपमानित किया, फिर भी उसे मारने में असमर्थ रहे। यह पुष्प महल निश्चित रूप से एक त्रासदी झेलने वाला है। दरअसल भविष्य का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे अभी एक त्रासदी झेल रहे हैं। अब क्या होने वाला है आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।